Hi, everyone, and welcome to the first edition of what is going to be a new way in which Women Now is going to reach out to you, our audience. In this series of interviews that we're going to take with some amazing women from across the country, we will be touching upon some key issues that the women in India are facing on a daily basis. And we're off to a really great start because today we have with us the She Rose from Chaav Foundation, an NGO that works for the welfare of acid attack survivors in India. We have with us today Ritu Sedi, Pramodini Raul, and Anshu Rajput, the Sheroes of Chaav Foundation. And also joining us is Shisha, who's working with the foundation. So let's move forward and hear from our Sheroes. Ritu, will you please start by telling our audience about yourself? हाय एवरीवन। मेरा नाम रितु है और मैं रोहतक हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हो तो वो देख के थोड़ा आइडिया हो जाता ना कि मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ है और वो 26 में 2012 में हुआ था। और मेरे कजिन ब्रदर ने ही मेरे ऊपर एसिड अटैक करवाया था किसी से 1,25,000 रुपीज दे के। और वो मेरे को पसंद करते थे और मुझे एक बार बोला था कि तुम मेरे मामा की बेटी नहीं होती तो मैं तुमको भगा के ले जाता। और मैं शॉक थी क्योंकि वो मेरे से 22 इयर्स बड़े थे। जब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ तो मैं 17 इयर्स की थी और वो 39 इयर्स के थे उस टाइम पे। तो इवनिंग टाइम में मेरे ऊपर अटैक हुआ था 4-4:30 के बीच में। मैं वॉलीबॉल खेलती थी और मैंने स्टेट लेवल तक वॉलीबॉल खेला है। और मैं 26 मई को भी 2012 में वॉलीबॉल की प्रैक्टिस के लिए ही जा रही थी। तो रास्ते में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ। उसके बाद वही मतलब एक थॉट आता है ना कि आपके ऊपर एक एसिड अटैक होता है तो सोसाइटी और वहाँ पे लोग होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि मतलब सोसाइटी क्या? तो सोसाइटी कुछ सपोर्ट नहीं करती है। और मैं ऐसे ही रोड पे पड़ी थी और चिल्ला रही थी कि मुझे बचा लो, बट किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, कोई भी साथ में नहीं आया। और जो कि मेरे ही आसपास के मतलब एरिया के सोसाइटी के लोग थे। तो लास्ट में मेरे भाई मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे। उसके बाद मेरा रोहतक पीजीआई में कंटिन्यू 2 मंथ्स तक ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और मैं अराउंड 1 वीक या 10 डेज में आईसीयू में थी। उसके बाद मुझे जनरल वार्ड में बर्न वार्ड में शिफ्ट किया गया। मेरा ट्रीटमेंट चला और उसी बीच 1 मंथ के बाद मैं लेफ्ट आई से नहीं देख पा रही थी प्रॉपरली। वो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और मुझे राइट से भी बहुत कम दिखाई दे रहा था। तो मेरा लेफ्ट आई बिल्कुल डैमेज हो गया। मैं अभी भी लेफ्ट आई से नहीं देख पाती हूँ। उसके बाद मेरी कॉस्मेटिक सर्जरी हुई और 1 महीने के बाद। और फिर मेरा नेक नोज कवर हो पाया, नहीं तो मतलब पूरा ऐसा घाव दिख रहा था और मेरे यहाँ से हड्डी दिखती थी नाक से, तो वो कवर नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद मेरा कंटिन्यू 2 मंथ्स तक ट्रीटमेंट चला और मैं रोहतक पीजीआई हॉस्पिटल में ही थी और 2 मंथ के बाद मुझे डिस्चार्ज मिला। उसके बाद मैंने दिल्ली अपोलो में मतलब दिखाने के लिए सोचा कि मैं एक बार प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाती। और मैं डेली चेकअप के लिए जाती थी और मैं इतना ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा पाऊँ। तो मैंने गवर्नमेंट से सपोर्ट माँगा तो गवर्नमेंट ने मुझे बोला कि आप इंडिया में कोई भी हॉस्पिटल जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको पसंद हो, आप ढूँढ सकते हो। तो हमने अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर से मिले और हमको अच्छा लगा कि ट्रीटमेंट वहाँ कराना चाहिए। तो 1 साल के बाद गवर्नमेंट ने हम लोगों को सपोर्ट किया और मेरा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपोलो में स्टार्ट करवाया। तो उसके बाद मेरा फेस धीरे-धीरे करके बहुत अच्छा हो गया और कवर होने लग गई सब सब चीज़ें। वो भी लेफ्ट आई के लिए कुछ कर तो नहीं पाए, उसको बचा तो नहीं पाए, पर उन्होंने 3 ऑपरेशन के बाद ऐसा किया कि वो पहले से कुछ बेहतर हो। और अभी भी कंटिन्यू ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं पिछले 2012 से ट्रीटमेंट करा रही हूँ और अभी भी मेरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू है। और 2014 में ही 14 मई को मैं छाव फाउंडेशन के साथ जुड़ी थी, जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स के रिहैबिलिटेशन पे, उनके प्लेटफॉर्म के लिए, उनके ड्रीम्स पे काम करता है। तो अभी मैं छाव फाउंडेशन के साथ काम करती हूँ। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। प्रमोदिनी जी, प्लीज आप अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। शुरू करूंगी एक लाइन से। मेरे मेरे चमड़े मोम की तरह पिघल रहे थे तेजाब से। तब मेरे पड़ोस के लोग मेरी माँ को बोल रहे थे कि तुम्हारी बेटी से शादी कौन करेगा। मेरी रूह कांप रहे थे तब जब मेरे कान को जिंदा आंखों में कटा गया था। हाँ, मैंने ऐसे रात को सर्वाइव किया है। मेरा नाम प्रमोदिन रावल है, मैं उड़ीसा से हूँ। मेरे ऊपर 2009 में एसिड अटैक हुआ था। मेरे एसिड अटैक का रीजन था, मेरे कॉलेज के पास पैरामिलिट्री ग्रुप आए हुए थे। मैं उस टाइम 16 साल की थी, 12th में स्टडी कर रही थी। उनमें से एक लड़का था, 28 साल का। वो आर्मी में था और उसको वहीं से प्यार आ गया मेरे को देख के। और वो मेरी फैमिली को प्रपोजल दिया शादी करने के लिए। और वो 28 साल का था, मैं 16 साल की थी, तब मैं बहुत छोटी थी। मेरी फैमिली ने एकदम से मना कर दिया क्योंकि मेरी फैमिली में और कोई नहीं है, सिर्फ माँ है, हम 3 बहनें। पापा बचपन से डेथ हो गए थे और घर संभालने वाले पापा थे, उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया कि वो बहुत छोटी है और अब वो बहुत छोटी है और उसकी शादी हम नहीं करा सकते। फिर उसके बाद उसने तमाम कोशिश की मेरी फैमिली को कन्विंस करने के लिए। और उसके बाद जब फैमिली ने नहीं माना, मेरी फैमिली के साथ उसका लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया क्योंकि उसने बहुत इरिटेट कर दिया था घर में फोन कर करके, लोगों को भेज भेज के। फिर उसने मुझे परेशान करना शुरू किया। मतलब मेरी कॉलेज के रास्ते में रोकना। और उसको पता है कि अगर लड़कियों को परेशान करेंगे तो लड़के मान जाएंगे, लेकिन उसमें से मैं नहीं थी। मैं हर बात अपनी फैमिली को शेयर करती थी और उसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, मतलब हद से ज़्यादा। और सारा तमाम कोशिश करने के बाद जब वो फैल रहा, उसके साथ उसने मेरे ऊपर तेजाब किया। दिसंबर की बात थी, 2008। और उस टाइम मैंने कॉलेज और ट्यूशन जाना बंद कर दिया। मैंने बोला कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तब वो मुझे परेशान नहीं करेगा। उसने एक बार भी मेरा हाथ पकड़ लिया था और मुझे उसको तमाचा मारा था। और मैंने जब बंद कर दिया 15 डेज तक जाना, तो उसको लगा मेरा रास्ता ही सब कुछ बंद हो गया, वो तो घर में रुका, तो मैं कैसे उसको परेशान करूंगी। तो उसने लास्टली फोन किया 2009 जनवरी पे। और उसने बोला कि मैं रानी को परेशान नहीं करूंगा और उसको कभी कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, वो अपनी पढ़ाई शुरू कर सकता है। और उसने एक कहा और उसने मेरे से बात करने के लिए बोला। मेरी दादी ने मुझे फोन पकड़ाया और उसने बोला कि मुझे माफ कर दो, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारी समझ गई, मैंने बहुत गलत गलत कर दिया है, मैंने आपको बहुत परेशान किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसा मतलब बंद कर सकता है क्या। उसने इतना परेशान कर दिया था कि मैं ट्रेस में आ गई थी कि वो मेरे पीछे पड़ा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जनवरी फरवरी मार्च किया, उसने एक बार भी फोन नहीं किया, ना हमारी एरिया में आया। तो हम लोग मेंटली क्लियर हो गए थे कि वो नहीं आएगा, वो परेशान नहीं करेगा, एकदम सच्चाई बोला है। तो 2000 जिस दिन मेरे को आसिफ तक हुआ, मैं रोज की तरह मेरी जिंदगी जीने लगी। मैं मेरी कजन के बड़े पापा के बेटे के साथ मेरे मौसी के घर जा रही थी। तो हम दोनों मतलब जस्ट 1 किलोमीटर हम दोनों रिटर्न कर रहे थे। वो बाइसाइकिल चला रहा था, मैं पीछे बैठी थी, तो 2 लड़के आए बाइक से। वो लड़का पीछे बैठा था, उसके हाथ में एक बॉटल था, उसमें मतलब बटर बियर बॉटल था। और मैं देख के शॉक हो गई, फिर हमारे एरिया में फिर क्यों आए। तो फिर उसने गाड़ी क्रॉस करके चला गया। मैं मतलब सोच रही थी वो फिर यहाँ पर गाड़ी यू टर्न लेके और सामने से यू टर्न लेके मेरे साइकिल को रोक दिया। तो मैंने बोला कि फिर बदतमीज करने आ गए। तो उसने मेरे साथ वही पे बोला कि मैं लेने आई हूँ, मैं नहीं रह सकती। और जबरदस्ती करने लगा। मेरी फूफा के बेटे ने बोला, जो बड़े पापा के बेटे ने बोला कि अगर यहाँ से नहीं जाएगी तो हम पब्लिकली बुलाएंगे, पिटाएंगे तुझे। मैंने बोला कि आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? आपको अगर ऐसे कोई परेशान करोगे, आप कैसे कैसे कर सकते हो? आप यहाँ से जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तो उसने बोला अगर मेरे साथ नहीं जाओगे तो आप मुझे वो करने में मजबूर कर रहे हो जो मैं नहीं करना चाहती। मैंने बोला ठीक है, जो करना है कर लो। मैं इतना ही कह के मेरे भाई को बोला कि तू चला। मैं जस्ट बैठने जा रही थी और मैं उसको देखा कि वो बॉटल खोल रहा है। मुझे लगा कि वो दारू लेके आया, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करे। एसिड के बारे में मुझे एकदम से आइडिया नहीं, एसिड होता है क्या है, कि इंसान के चेहरे पे एसिड यूज होता है क्या, मतलब मुझे एकदम से नहीं पता था। तो फिर क्या हुआ कि मैं जब बेड पे जा रही हूँ तो उसने मेरे ऊपर डालना शुरू किया। मैं उसको रोकने की कोशिश करी, क्या डाल रहे पानी, क्यों डाल रहे? वो एक लंबा चौड़ा था, आर्मी मैन था, तो मैं उसको नहीं कंट्रोल कर पा रही कि मेरे भाई ने जब रोकने की कोशिश, उसने लात मार दिया। और
गाड़ी अंदर स्टार्ट में थी, जो लड़का गाड़ी चला के आया था वो एकदम स्टार्ट में थी, गाड़ी नंबर प्लेट नहीं था, वो एकदम बैठ के चिल्ला के बोला कि तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूंगा। तो वो ये कह के चला गया। तो फिर मैंने चिल्लाना शुरू किया, लोगों ने गोल चक्कर बना दिए, किसी को नहीं पता था ऐसे क्या होता है। ज्वेलरी शॉप वालों ने बोला कि उसने उसके ऊपर तेजा किसने डाल दिया, और वो जो पानी जो मेडिसिन होता है एसिड का, तुरंत से पानी डाला, किसी ने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। तो वहां से मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वालों ने भी वैसे बेवकूफ काम के हॉस्पिटल डाली थी, कोई फैसिलिटी नहीं थी। उन्होंने मेरे कपड़ा निकाल दिया और मुझे मतलब बैंडेज बना दिया, बैंडेज पूरा कवर कर दिया, एक नशे का इंजेक्शन दे दिया और बड़े हॉस्पिटल रेफर कर दिया, इसलिए कि मैं चिल्ला रही थी, रो रही थी, तो मेरे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कोई ट्रीटमेंट, जो गोल्डन आवर्स होता है ना, वो मेरे लिए एकदम से मेरी लाइफ में नहीं था। तो वहां से मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल भेजा गया उड़ीसा का, वहां से 44 किलोमीटर, रात को 10 बजे भेजा गया, सुबह में 4 बजे पहुंची, इसलिए कि एम्बुलेंस नहीं था, मेडिकल सिस्टम नहीं था, तो मेडिकल सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। तो पूरे होल नाइट में रास्ते में पूरा बिताई, मेरी कंडीशन उसके लिए खराब हो गई। तो जब मेडिकल में पहुंची बड़ी हॉस्पिटल, उन्होंने भी वैसा ही किया, सर्जरी डिपार्टमेंट ने 3 दिन तक मुझे जमीन पे लेटा है, एक बूंदे भी किसी ने मेरे पे पानी नहीं डाला। फिर वहां से मेरी कंडीशन इतनी खराब हो गई, 80% बर्न हो गया, मैं दोनों आईज से ब्लाइंड हो गई, मेरे एक कान भी मेरे होके गिर गया था। तो मुझे डायरेक्टली आईसीयू में शिफ्ट किया गया। 9 मंथ तक आईसीयू में रही और मेरा 5 सर्जरी हुई है, ग्राफ्टिंग सर्जरी, मेरा कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं हुआ है। और उसके बीच में मेरा कंडीशन इतने बिगड़ गया कि मैं कोमा में चली गई। कोमा से, हाँ, डॉक्टर ने बोला कि 72 आवर्स में होश नहीं आ गया तो वो जिंदा नहीं रहेगी। मेरा 26 आवर्स में होश आ गया था, बट मेरे साथ ये था कि मैं सिर्फ बोल पा रही थी, मेरी बॉडी पैरालाइज हो चुका था। तो फैमिली को लगा एक पट में मदर थी, अब कुछ नहीं होने वाला है, मतलब उसकी जीने का कोई फायदा नहीं है। उन लोगों ने मुझे डिस्चार्ज करके घर में रख दिया। 2009 से 2014 तक मैं 5 साल बेड पे पड़ी रही। 2014 में मेरे एक सीनियर फ्रेंड और एक कजन के भाई ने मुझे, मतलब मैंने उनको भाई बनाया था, उन्होंने मुझे मदद किया और 2014 में मेरा फिजियोथेरेपी हुआ। 1 साल तक मैंने कंटिन्यू फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट किया, फिर उसके बाद मैं चलने के लिए मतलब सक्षम हुई, जो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग था। फिर 2015 में पूरा कंटिन्यू मैंने होल होल ईयर पूरा रात को 12 बजे मैंने रोड पे चलना प्रैक्टिस किया। फिर 2016 में मैंने कैंपेन ज्वाइन किया एंड उसके थ्रू मैं ओडिशा के सर्वाइवर के लिए काम करती हूँ। 2017 में कैंपेन ने मेरा मदद किया एंड मुझे पूरी तरह से कोऑपरेट किया उन्होंने। अरे 2017 के 8 जुलाई को चेन्नई हॉस्पिटल में मेरा इस आंख में एक नया इंसान का आंख लगा है, तब जाकर मैं 80% विजिबिलिटी में देख सकती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत ब्रेव हैं आप प्रमोदिनी, एंड आई एम प्रीटी श्योर सब जो ये देख रहे हैं इंटरव्यू वो अग्री करेंगे, आप सब बहुत ब्रेव हैं। अंशु, क्या आप प्लीज अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करेंगे? थैंक यू अनमोल। मेरा नाम अंशु राजपूत है और हम बिजनौर से बिलोंग करते हैं। और मेरे ऊपर 2014 में एसिड अटैक हुआ था और एसिड अटैक करने वाले मेरे पड़ोसी ही थे और हम उनको दादाजी बुलाते थे। हमारा वो काफी टाइम से वो पीछा कर रहे थे और जैसे कि हम गांव से बिलोंग करते हैं तो हम साइकिल से जाते थे। उन्होंने मेरा साइकिल रोका एक दिन और मेरे को बोला कि तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं शायद रिलेशन बनाना चाहता हूँ। तो मुझे बहुत बड़ी हैरानी लगी कि वो 55 साल के, हम 15 साल के, तो मेरे प्रति ऐसा कैसे सोच सकते हैं वो। तो मैंने उनको खुद से समझाने की कोशिश की, बट उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो मेरा कंटिन्यू पीछा करते रहे। और मतलब जैसे हम गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में छोटी छोटी बातों को लेके इशू बना दिया जाता है और मतलब कि बात जब लड़की की हो तो मतलब कि ब्लेम लड़की को ही किया जाता है, चाहे गलती किसी की भी हो। छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, पढ़ाई रोक दी जाती है और घर से बाहर निकलना बंद कर दिया जाता है। तो इसी डर के कारण मैंने घर पे नहीं बताया लंबे समय तक। लेकिन जब उनकी हरकतें बढ़ती गई तो मुझे लगा कि शायद इससे आगे वो मतलब कुछ कर ना दे, तो मुझे घर पे बताना चाहिए। तो फाइनली एक दिन मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो मेरी मम्मी ने मेरे पापा से बताया, तो मतलब कि मेरे भाई ने फिर उनको बताया कि आप जाके बात कीजिए घर में, कि जो बात प्यार से कर सकते हैं तो वो गुस्से से नहीं की जा सकती है। तो वो घर पे उनके गए, तो लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है ना कि अपनी गलती हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उन्हें भी एक्सेप्ट नहीं किया।
और मेरे मम्मी-पापा के साथ झगड़ा किया। फिर गाँव वालों को भी पता चला, तो गाँव वालों ने भी उनको बोला कि आप अपने मतलब कि बेटी से भी कम उम्र की लड़की के साथ ऐसे कर रहे हो, शर्म नहीं आती? तो इस टाइप का। तो मतलब मेरे फिर उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक मतलब कि 1-2 महीने तक मेरा पीछा नहीं किया। तो मुझे लगा कि शायद अब उन्होंने मेरा पीछा करना छोड़ दिया है, तो मेरी मम्मी ने मेरा एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दिया था और मेरा रूट भी चेंज हो गया था, लेकिन वो वहाँ पे भी मेरा पीछा कर रहे थे। तो फिर मतलब कि पीछा करने के 1 हफ्ते बाद ही उन्होंने मेरे ऊपर एसिड अटैक कर दिया और उन्होंने मेरे ऊपर सोते वक़्त एसिड अटैक किया था और एसिड अटैक होने के बाद मेरी फैमिली को या मेरे गाँव वालों को भी नहीं पता था कि क्या हुआ है, क्योंकि गाँव में चीज़ों के बारे में लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं। तो लोगों को पता नहीं था कि इसके साथ क्या हुआ है और मेरे घर के आस-पास में कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। पुलिस स्टेशन भी 2 ढाई घंटे के रास्ते पे है, तो काफ़ी देर बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर मेरी एफआईआर दर्ज कराई। हॉस्पिटल में भी जिला अस्पताल में मुझे एडमिट कराया था। लेकिन उन लोगों को भी नहीं पता था कि इसके साथ क्या करना है। उन्होंने मेरे लोकल क्रीम मेरे फेस पे लगाया, लेकिन वहाँ पे भी मेरे फेस में मतलब जलन हो रहा था और मेरा फेस पूरा स्वेलिंग हो गया था। उसके बाद उन्होंने मुझे रेफ़र किया मेरठ के लिए। मेरठ में मेरा ट्रीटमेंट चला। उसके बाद हम 12 दिन तक वहाँ पे एडमिट रहे, लेकिन मेरी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था और मेरी एक आई से डैमेज हो चुकी थी। तो मम्मी-पापा को लगा कि ऐसे तो मर जाएँगे हम, तो इनको मतलब कि डिस्चार्ज करा के एक अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। तो मम्मी-पापा ने फिर मेरे गाँव से कुछ ही दूरी पे एक डॉक्टर थे, वहाँ पे लेके गए और मेरा इलाज कराया। फिर उसके बाद जब हम घर पे गए तो मतलब पहली बार ऐसे हमें पता चला कि जब किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो सोसाइटी वाले भी साथ नहीं देते हैं, दोस्त लोग भी साथ नहीं देते हैं और रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं। तो मेरे पेरेंट्स का किसी ने साथ नहीं दिया और कोई जो लोग गाँव के लोग आ रहे थे, तो वो सिर्फ़ कमेंट कर रहे थे और सिम्पैथी दिखा रहे थे और उसके बाद वो लोग कहते थे कि अब इसको मर जाना चाहिए और अब जी के क्या करेंगे, फेस खराब हो गया, शादी कौन करेगा, इस टाइप के। और हम 11th क्लास के स्टूडेंट थे, तो मेरा स्कूल से भी नाम काट दिया गया। किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन मम्मी-पापा ने हमेशा मेरी हिम्मत बाँधे रखी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा और तुम्हें मतलब लाइफ़ में बहुत कुछ करना है और तुम्हें मतलब कि मरने से कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ करके दिखाओ। जो लड़कियाँ आज मतलब कि छोटी-छोटी बातों पे सुसाइड कर लेती हैं, उनके लिए इंस्पायर बनो और उनको कुछ करके दिखाओ ताकि वो तुमसे इंस्पायर होके वो मतलब लाइफ़ में कुछ आगे बढ़ें। तो फिर हम 2015 में छाव फाउंडेशन के साथ जुड़े और आज मतलब छाव फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं। सिरोज हैंगआउट लखनऊ में काम करते हैं, रीच आउट हेल्प डेस्क पे और जहाँ कहीं भी रीच आउट मतलब एसिड अटैक होता है, तो दुर्गा प्रसाद शुक्ला है रीच आउट के हेड, तो उनके साथ हम रीच आउट करते हैं। थैंक यू अंशु, अब हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। एंड आपके साथ आपकी फैमिली को भी मेरा सैल्यूट है, आप सबकी फैमिलीज को मेरा सैल्यूट है कि जिन्होंने लोगों की बातों में ना आकर आप लोगों का साथ दिया है। और ये ओनली गोज ऑन टू शो कि एक लड़की के लिए उसकी फैमिली का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है उनकी लाइफ में। जी। और अभी भी आप एक अब रिसेंट जो एसिड अटैक हुआ है, आप उसके लिए रीच आउट का काम कर रहे हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले शीर्षा, आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को बताइए कि छाँव फाउंडेशन का इतना उन्होंने नाम सुना है, छाँव फाउंडेशन क्या है और वो क्या काम करती हैं? एंड आप अपना रोल के बारे में भी प्लीज़ बात। डेफिनेटली थैंक यू सो मच अनमोल मैम। और मैं पूरे टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ वुमेन नाउ का कि उन्होंने ये हमारे ये प्लेटफॉर्म दिया, हमारे शीरोज को उन्होंने इनवाइट करके उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए वो एक मौका दे रहे हैं हमको। वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड यस, कमिंग टू छाव फाउंडेशन, 2013 को हमारे जो फाउंडर सर हैं आलोक सर और आशीष सर और उनके एक छोटे से टीम जो एसिड अटैक कॉज को बिलीव करते हैं, उन्होंने अपना एक कैंपेन स्टार्ट किया स्टॉप एसिड अटैक बोल के। तो वही धीरे धीरे शेप लेता हुआ हमने छाव फाउंडेशन का रूप लिया और जिसका ब्रेन चाइल्ड है हमारा शीरोज हैंगआउट कैफे, that makes us a self-sustainable foundation in one place. Like हम डोनेशन डेफिनेटली हमारा वे है, लेकिन हमारा एम सिर्फ ये नहीं था कि हम सर्वाइवर्स को मेडिकली असिस्ट करेंगे, हम लोगों को अवेयर करेंगे। नो, नॉट अप टू दैट। वी विल नॉट लिमिट द शीरोज
just to being surviving the tragedy. हम उनको सेल्फ रिलायंट भी बनाएंगे, हम उनको इंडिपेंडेंट बनाएंगे, हम उनको सोसाइटी में एक प्लेस दिलवाएंगे. दैट इज आवर एम. तो इसलिए हमने शीरोज मॉडल का जो बिजनेस मॉडल है हमने वो इंट्रोड्यूस करवाया, जहाँ पे हमारा 2 आउटलेट्स है, एक है आगरा और लखनऊ, जहाँ पे हमारे 30 शीरोज एम्प्लॉयड हैं. दे गेट अ सैलरी, दे हैव देयर एम्प्लॉयमेंट, दे हैव अ स्पेस. बेसिकली एसिड अटैक में हम देखते हैं कि जो अटैकर है उनका एम होता है कि किसी भी पर्सन का उनका फेस उनका आइडेंटिटी होता है और वो वही डैमेज करने के लिए आते हैं आगे ये एसिड अटैक को लेकर. लेकिन हम ये सोचते हैं कि उसको हम सक्सीड नहीं होने देंगे. इन व्हाट वे? फेस डेफिनेटली इज अ पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी, बट हमको ये भी देखना है हम एज अ पर्सन कौन है, हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं और हमारा रोल क्या है थ्रू आउट आवर जर्नी ऑफ लिविंग. तो इसमें अगर हम लोगों को कुछ भी अवेयर कर सकते हैं, जैसे हमारे शीरोज, दे आर हैविंग अ फेस, दे आर हैविंग एन आइडेंटिटी, दे आर डूइंग अ जॉब, they are employed, they are serving people food, they are spreading happiness, and not only that, वो लोग कैंपेनर्स भी हैं. हम लोग अभी इस लॉकडाउन में, क्योंकि हमारे कैफे बहुत अभी अच्छे तरह से नहीं चल रहा है, वी आर फेसिंग सम इशू, तो अभी हम बिजनेस को स्विच करते हुए हम हैंडीक्राफ्ट बिजनेस में जाएंगे. इट विल बी लॉन्च्ड सून, विच इज नेम्ड अ गिफ्ट स्टोरी. तो जैसे ही वो रेडी होगा वहाँ पे हम लोग सब हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट जो हमारे शीरोज को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, शीरोज खुद बनाएंगे विथ लव फॉर योर लव्ड वंस, एनीथिंग दैट यू वांट फॉर ऑल ओकेशंस. तो हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे एंड फॉर दैट इस लॉकडाउन में उनको वर्चुअली सब ट्रेनिंग मिल रहा है, उनको एजुकेशन मिल रहा है, जैसे ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास, डांसिंग क्लास, मेडिटेशन, एज वेल एज इंग्लिश स्पीकिंग, जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, एवरीथिंग दे नीड, ताकि वो खुद से भी अपने जीवन में कुछ कर पाए. और हम ऐसा सिर्फ शीरोज के साथ हमने अपना हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया है, ताकि पूरे इंडिया में और जितने भी शीरोज हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है हमारे साथ जुड़ने का या असिस्टेंस के लिए, हम उनको भी अलाउ करें. प्लीज गेट इन टच विद अस. हम जितना हो सके आपको मेडिकल ट्रीटमेंट, आपको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत हो, जो भी जरूरत हो हम आपको देंगे. हमारा रिहेबिलिटेशन सेंटर है सेक्टर 46 में नोएडा पे. हम लोग आते हैं, लड़कियां आते हैं डिफरेंट स्टेट से, वहाँ पे रहती है, वो अपना ट्रीटमेंट करवाती है, हम उनको असिस्ट करवाते हैं. तो दिस इज अ होल लॉन्ग प्रोसेस के मैं जब मैंने थाव फाउंडेशन अभी रिसेंटली जुलाई में स्टार्ट किया था, और मैं जब एज एन ऑडियंस में न्यूज पे देखती थी कि एसिड अटैक हो रहा है, मैं देखती थी ओके चलो इसको शी हैज सर्वाइव द एक्सीडेंट, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल गया. आई यूज्ड टू बी हैप्पी. मुझे इसका बैकग्राउंड या ग्रास रूट रियलिटी उतना समझ नहीं आता था, लेकिन अभी मैं जुलाई से जब से जुड़ी हूँ, मैं शीरोज के साथ काम कर रही हूँ, जब से मुझे ये समझ में आया कि इसको सर्वाइव करना ही उनका स्ट्रगल वहाँ पे खत्म नहीं होता. दे हैव अ होल सोसाइटी टू फेस, दे हैव अ होल चैलेंज कि उनको सोसाइटी में टिके रहना है. लोग हंसते हैं, लोग उनको सोसाइटी का पार्ट नहीं समझते, लोग उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं देते हैं, हमारी शीरोज अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर सकते, उनका ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, एवरीथिंग कम्स टू अ हॉल्ट, जो हम नहीं होने देंगे. तो अभी मुझे बहुत समझ में आ रहा है. एंड शीरोज एक्चुअली हमारा इंस्पिरेशन है, दे आर द फेस ऑफ थाव फाउंडेशन. हम सिर्फ उनको सपोर्ट करते हैं, बाकी जितना काम है जो भी कर रहे हैं सब शीरोज कर रहे हैं. उनके पावर के लिए थाव फाउंडेशन अभी यहाँ पे खड़ा है, उनको सल्यूट करता है. एंड वी रिक्वेस्ट पीपल आउट देयर कि अगर आसपास आपके कोई भी शीरोज हो, anyone who has survived acid attack, any woman who has survived any abuse, आप प्लीज उनको एक्सेप्ट करिए, उनको वो सम्मान दीजिए. एंड वी हैव टू रियलाइज दैट अभी हम सोसाइटी में सबको अगर सम्मान दे पाएंगे तभी हम अच्छे मतलब वी विल बी able to build a good society for the upcoming generation as well. अगर हम यूथ को सेंसिटाइज करेंगे इस कॉज को लेकर, मे बी समडे समवेयर द एसिड अटैक रेट will come down and the survivors will have a better place to thrive and get the identity back. डेफिनेटली शीर्षा, डेफिनेटली बहुत नोबल कॉज के लिए आपकी फाउंडेशन वर्क कर रहे हैं, आपके शीरोज वर्क कर रहे हैं. एंड वी होप दैट हमारे इस इंटरव्यू से काफी लोग हों जिनको काफी सारी नॉलेज मिले एसिड अटैक सर्वाइवर्स के कैंपेन्स और उनके कॉजेज के लिए.